मैंने अभी अपनी बॉडी का सिर्फ एक सिंगल बाल खोया और अचानक पूरा देश फर्स्ट लेवल अलर्ट पर आ गया, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर 49 डेमन्स कैद हैं। उनमें से एक बेरहम जैक द रिपर है और दूसरा इंसानों को खाने वाला हैनिबल। यहाँ तक कि हल्क भी है, जो अपने नंगे हाथों से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकता है। सभी लोगों को सेफ रखने के लिए मैंने अपनी मर्जी से खुद को एक साइकियाट्रिक वार्ड में बंद कर लिया था, लेकिन मेरी बेटी आज गायब हो गई। पुलिस पिछले 14 दिनों से उसकी तलाश कर रही है और अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला है। आईने में मेरा रिफ्लेक्शन अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलता है। वे निकम्मे लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें बाहर निकालो, हम इस पूरी दुनिया को खून की नदी में बदल देंगे। मैं क्लासेस कन्फाइनमेंट सेल के फर्श पर सीधा बैठा हूँ। मेरी पीठ देवदार के पेड़ की तरह एकदम सीधी है। 3 अलॉय वॉल्स मुझे 24 घंटे घेरे रहती हैं और इंफ्रारेड मॉनिटरिंग बिना रुके चलती है। फायर हाइड्रेंट्स के भेष में सेंसर बॉम्ब्स लगे हैं, जिससे देश ने सिर्फ मेरे लिए यह कस्टम केस बनाया है। अगर मैं इस 10 स्क्वायर मीटर के व्हाइट जोन से आधा इंच भी बाहर कदम रखूंगा तो यह तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। मैं अपनी उंगलियों के बीच टूटे हुए काले बाल को घुमाता हूँ। कोई नहीं समझता कि एक सिंगल बाल गिरने से नेशनल अलर्ट क्यों ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर के 49 डेमन पर्सनालिटीज मेरे बॉडी टिश्यूज से मजबूती से बंधे हुए हैं। एक बाल गिरने का मतलब है कि मेरे मेंटल शेकल्स ढीले हो रहे हैं। ये मेरी पर्सनालिटीज के बेकाबू होने का साइन है। देश ने मेरी बॉडी के अंदर नैनो सेंसर्स इम्प्लांट किए हैं। जैसे ही टूटे हुए टिश्यू से कोई सिग्नल मिलता है, हजारों मील दूर इमरजेंसी कमांड सेंटर में तुरंत हाईएस्ट अलर्ट गूंज उठता है। जैसे ही वह बाल जमीन को छूता है, कन्फाइनमेंट सेल के बाहर एक लो बजिंग साउंड गूंजती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नेशनल इमरजेंसी कमांड सेंटर ने रेड अलर्ट एक्टिवेट कर दिया है। पहाड़ों के बीच बने इस साइकियाट्रिक वार्ड में भारी हथियारों से लैस अनगिनत सोल्जर्स इकट्ठा होने के लिए दौड़ रहे हैं। वे मुझसे डरते हैं, मेरे अंदर के 49 डेमन्स से डरते हैं। स्किनर होश में रहते हुए भी लोगों की खाल उतार सकता है। कैनिबल इतना स्ट्रांग है कि वह नंगे हाथों से एक टाइगर को चीर सकता है, और एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो आधी दुनिया पैनिक में आ जाएगी। सभी इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने ही हाथों से खुद को इस साइकियाट्रिक वार्ड में बंद किया था। पूरे 10 साल हो गए हैं। मैंने 10 साल तक अपने माइंड को शांत रखा, कभी किसी पर्सनैलिटी को इन बंधनों को तोड़ रहने नहीं दिया। जब तक कि 14 दिन पहले पुलिस स्टेशन से आई एक कॉल ने मेरे पूरे सेल्फ रेस्टोरेंट को चकनाचूर नहीं कर दिया। मेरी बेटी इस दुनिया में मेरी इकलौती परवाह लापता है। पुलिस ने 14 दिनों तक सर्च किया, पर एक भी ट्रेस नहीं मिला। मैं अपनी पलकें झुकाता हूँ। मेरी नजर सामने की दीवार पर लगे आईने पर पड़ती है। वह एक वन वे मिरर है। बाहर के लोग मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन देख सकता हूँ। लेकिन इस वक्त वह रिफ्लेक्शन बदल चुका है। उस चेहरे पर जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, धीरे धीरे खून जैसी लाल आंखें खुलती हैं। वे बेकार लोग उसे नहीं ढूंढ सकते। रिफ्लेक्शन के होंठ हिलते हैं। उसकी आवाज मेटल पर सैंडपेपर रगड़ने जैसी खुरदरी है। वह जैक द रिपर की आवाज है। हमें बाहर निकालो। मैं लिन फेंक कोई जवाब नहीं देता। मैं बस अपनी मुट्ठी कस लेता हूँ। हम इस दुनिया को खून से लाल कर देंगे। वे शब्द एक सुई की तरह हैं जो मेरी डिफेंस की आखिरी लाइन को छेद देते हैं। मैं धीरे से अपना सिर उठाता हूँ और आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर थोड़ा सिर हिलाता हूँ। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज गूंजती है। नर्स टाइम पर दवाइयां देने आया है। वह ठिकलॉय डोर थोड़ा सा खुलता है। व्हाइट कोट पहने एक नर्स ट्रे हाथ में लिए अंदर आता है। उसके चेहरे पर वही शहरी सुन्न एक्सप्रेशन है। वह जाहिर तौर पर मुझे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं की। वह मेडिसिन बाउल नीचे रखता है और जाने के लिए मुड़ता है। जैसे ही वह मुड़ता है, मुझे पता चल जाता है कि मेरा चांस आ गया है। अगर मैं सेल से स्मूथली बाहर निकलना चाहता हूं तो जबरदस्ती रास्ता बनाना नामुमकिन है। मुझे उस पर्सनालिटी का यूज करना होगा जो भेष बदलने में माहिर है, ताकि मैं उसे बेवकूफ बना सकूं। इसलिए मैं एक्टिवली अपनी कॉन्शियसनेस को गाइड करता हूं और पहली पर्सनालिटी को जगाता हूं। पहले मेरी पूरी बॉडी बुरी तरह कांपती है। मेरा चेहरा देखते ही देखते पीला पड़ जाता है। ये मेथड एक्टर पर्सनालिटी की एबिलिटी है। ये कार्डियक अरेस्ट की मरती हुई हालत को परफेक्टली मिमिक कर सकती है। हेल्प मी, मैं कमजोर आवाज में कहता हूँ। मेरी आवाज बमुश्किल सुनाई देती है। नर्स उम्मीद के मुताबिक पैनिक हो जाता है। वह तुरंत यह देखने के लिए दौड़ता है कि मुझे क्या हुआ है। अब सही टाइम है। मेरी आंखों की कमजोरी तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह बर्फीली शार्पनेस आ जाती है। मैं अपनी कलाई को घुमाता हूं और नर्स की गर्दन को परफेक्टली लॉक कर देता हूं। मैं उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी कोहनी से जोरदार प्रहार करता हूं। एक थडिंग साउंड आती है। नर्स बिना कोई आवाज किए तुरंत फेंट हो जाता है। मैं नर्स का व्हाइट कोट उतारकर पहन लेता हूं और फिर फेस मास्क लगा लेता हूं। मैं आईने के सामने अपना कॉलर ठीक करता हूं। मेरा रिफ्लेक्शन अब बिल्कुल उस नर्स जैसा दिख रहा है। यहां तक कि हाइट और बिल्ड भी मैच कर रहे हैं। मैंने ट्रे उठाई। धीरे धीरे उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल से बाहर निकल गया। गलियारा पूरी तरह खाली था। सिर्फ सिक्योरिटी कैमरा मेरे सिर के ऊपर साइलेंटली रोटेट कर रहे थे। मैं बिना इधर उधर देखे सीधा चलता गया। जैसे ही कोना मुड़ा, मेरी टक्कर एक भारी भरकम आदमी से हो गई। वह सिक्योरिटी हेड था।
उसने मुझे तिरछी नजरों से देखा। उसकी भवें तन गई। तुम वहां से बाहर कैसे आए? जो अंदर है। उसने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया। मैं जानता था कि मैं उसे और सवाल पूछने नहीं दे सकता। इस वक्त फाइट करना एक बैड आइडिया है। इससे पूरी फैसिलिटी का अलार्म तुरंत बज जाएगा। मुझे उसे कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिस्ट पर्सोना का यूज करना होगा। इसलिए मैंने तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया। साइकोलॉजिस्ट पर्सोना को अपनी बॉडी टेक ओवर करने दिया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसी समय मेरे होंठ थोड़े हिले। कुछ धीमे शब्द कहे, गुड, तुम्हें लाउंज में जाना चाहिए और 1 कप कॉफी पीनी चाहिए। सिक्योरिटी हेड की आंखें तुरंत खाली हो गईं, जैसे उसकी सोल बाहर खींच ली गई हो। वह खुद से बड़बड़ाया, हाँ, मुझे जाकर 1 कप कॉफी पीनी चाहिए। फिर वह मुड़ा, अस्थिर कदमों से लाउंज की तरफ चल दिया। मैं नहीं रुका, चलता रहा। गलियारे के एंड तक गया। एक इमरजेंसी एग्जिट डोर को धक्का देकर खोला। बाहर अजाइलम की ऊंची दीवार थी। वो कम से कम 100 मीटर ऊंची रही होगी। दीवार के टॉप पर इलेक्ट्रिक फेंस और सेंट्रीज तैनात थे। मैंने अपने ऊपर लगे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखा। मैं जानता था कि मुझे इस फिजिकल ऑब्स्टैकल को पार करना होगा। रेगुलर क्लाइंबिंग मुझे इस 100 मीटर ऊंची दीवार के पार कभी नहीं ले जा सकती। मुझे सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ वाले पर्सोना की जरूरत है। मैंने तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस शिफ्ट की। उस पर्सोना को जगाया जो क्लाइंबिंग और जंपिंग में माहिर है। फिर मैंने कुछ कदम पीछे लिए। अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा, सीधा उस ऊंची दीवार की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं दीवार के पास पहुंचा, मैंने अपनी पूरी ताकत से ऊपर छलांग लगा दी। मेरा शरीर हवा में फैल गया, जैसे किसी विशाल बाज ने अपने पंख फैलाए हों। अपने पैर की उंगली से दीवार को हल्के से टैप किया, उस मोमेंटम का यूज करके, और ऊपर जंप किया। मैं धनुष से छूटे तीर की तरह था। दीवार के ठीक ऊपर से उड़ गया। लैंड करते ही मैं दीवार पर लगे कैमरे की तरफ मुड़ा और धीरे से अपना मास्क हटा दिया। धूप में स्कारलेट आंखें ठंडी चमक के साथ चमकी। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं, मैंने धीरे से कहा। मेरे पीछे। अजाइलम का अलार्म आखिरकार आसमान में गूंज उठा। मैं पूरे रास्ते दौड़ा, सारे सिक्योरिटी कैमरों से बचते हुए। ओल्ड टाउन के उस जर्जर छोटे घर में वापस आ गया। ये मेरी बेटी और मेरा घर है। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और धूल की एक तेज स्मेल मुझसे टकराई। कमरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ कुछ पुराने फर्नीचर बचे थे। फर्श पर सूखे खून के कुछ धब्बे अभी भी थे। वे डार्क ब्राउन हो चुके थे। पुलिस को 14 दिन पहले यहीं पर खून मिला था। फिर मुझे बताया कि मेरी बेटी लापता है। उन्होंने 14 दिनों तक सर्च किया। उनका फाइनल कंक्लूजन था कि उसके ट्रैफिकिंग का शक है। ट्रेल ठंडी पड़ गई। बेवकूफों का झुंड। मैं हंसा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहरी सांस ली। इस खाली कमरे में सुराग ढूंढने के लिए मुझे उस पर्सोना की जरूरत है जो माइक्रो ट्रेसेस को पकड़ सके। मैं तुरंत शांत हो गया। डिटेक्टिव पर्सोना को जगाया। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली, मेरी नजर बेहद शार्प हो गई, एक हाई प्रिसिजन स्कैनर की तरह। ये डिटेक्टिव पर्सोना की एबिलिटी है। ये उन माइक्रो ट्रेसेस को पकड़ सकता है जिन पर नॉर्मल लोगों का ध्यान नहीं जाता। मैं नीचे झुका और फर्श पर अपनी उंगलियों को हल्के से फिराया। एक एक इंच को ध्यान से चेक किया। खून के धब्बे के किनारे पर एक बेहद छोटा स्क्रैच है। ऐसा लगता है कि यह किसी तरह के मेटल से बना है। ऑब्जेक्ट मैंने स्क्रैच का पीछा किया और आसपास टटोला। सोफे के नीचे के गैप में कुछ महसूस हुआ। एक छोटा धातु का ऑब्जेक्ट। वह एक कफलिंक था, शुद्ध चांदी से बना हुआ, जिस पर एक छुपा हुआ खोपड़ी का क्रेस्ट खुदा हुआ था। क्रेस्ट की आंख के कोने पर एक बहुत ही हल्का अर्धचंद्राकार कट था। मैंने कफलिंक को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। जानता था कि सिर्फ इसके दिखने से मुझे उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती। मुझे उस पर्सनैलिटी की जरूरत है जो क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्लास एनालिसिस में माहिर हो। इसलिए मैंने स्वेच्छा से अपनी चेतना को बदल दिया। क्रिमिनल प्रोफाइलर पर्सनैलिटी को जगाया। ये पर्सनैलिटी इंसानी स्वभाव को अंदर बाहर से जानती है। छोटे छोटे निशानों से टारगेट की पहचान और क्लास का अंदाजा लगाने में माहिर है। टॉप कस्टम हैंडमेड सिल्वर कफलिंक। मार्केट प्राइस कम से कम 5 अंकों में है। मैं खुद से बुदबुदाया। मेरी उंगलियों ने कफलिंक पर बने पैटर्न को रगड़ा। चंदन की खुशबू पुराना इंडियन सैंडलवुड है। सिगार एक लिमिटेड एडिशन क्यूबन है। जो व्यक्ति इन दोनों चीजों का खर्च उठा सकता है वह या तो अमीर है या ताकतवर। यह जगह घटिया तरीके से सजी हुई है, फिर भी इतना महंगा कफलिंक यहाँ छूट गया। इसका मतलब है कि उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई और भेष बदलकर यहाँ आया। खून के धब्बों के डिस्ट्रीब्यूशन और खरोंच की दिशा के आधार पर कम से कम 3 किडनैपर्स हैं जो बहुत फुर्तीले और स्किल्ड हैं। मैंने निष्कर्ष निकाला कि वे प्रोफेशनल मर्सिडीज हैं। मास्टरमाइंड शहर का कोई टॉप टाइकून या ताकतवर व्यक्ति है। मैं खड़ा हुआ, कफलिंग को अपनी जेब में रखा, मुड़ा और छोटे घर से बाहर निकल गया। मेरा डेस्टिनेशन अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट था। ये इकलौती जगह है जो इस स्पेशल सीक्रेट कफलिंग के ओरिजिन का पता लगा सकती है। अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट शहर के बाहरी इलाके में एक छोड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर छिपा हुआ है। 2 हट्टे कट्टे आदमी एंट्रेंस पर पहरा दे रहे थे। उनकी कमर उभरी हुई थी, जाहिर है अंदर हथियार छिपे थे। जैसे ही मैं करीब आया उन्होंने मुझे रोक दिया। तुम क्या चाहते हो? बाईं ओर वाले आदमी ने गुस्से में देखा और मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं साइड में हो गया, अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान लाई और कहा, मैं यहाँ किसी के लिए आया हूँ।
इससे पहले कि मैं बोलना खत्म करता, दोनों आदमियों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। अचानक अपनी कमर से माचिटे निकाल लिए और उन्हें सीधे मुझ पर चला दिया। तुम बेवकूफ मरे हुए मांस। मैं नहीं हटा। मुझे पता था कि इस तरह के क्रूर गार्ड से निपटने के लिए आप उन्हें केवल एब्सोल्यूट पावर से ही दबा सकते हैं। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने तेजी से अपनी चेतना को बदला और सुपर कॉम्बैट पावर वाली अपनी पर्सनैलिटी को जगाया। मैंने अपना व्हाइट कोट उतार दिया जिससे नीचे का ब्लैक टाइट सूट दिखाई देने लगा। मेरी हड्डियों से जोर जोर से चटकने की आवाजें आईं। मेरी मांसपेशियां तुरंत उभर आईं। मेरा पूरा ऑरा पूरी तरह से बदल गया, जैसे कोई सोता हुआ जानवर अचानक जाग गया हो। बरसरकर पर्सनैलिटी एक्टिवेटेड। मेरी ताकत एक पल में 10 गुना बढ़ गई। मेरी तरफ आती हुई माचिटे मेरी आंखों में रेंगते हुए घोंघे जितनी धीमी लग रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया और ब्लेड को सटीकता से पकड़ लिया। एक करारी चटकने की आवाज आई। मैंने अपने नंगे हाथों से ठोस स्टील की माचिटे को तोड़ दिया। दोनों आदमियों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके चेहरे डर से भर गए। मैंने उन्हें रिएक्ट करने का समय नहीं दिया। मैंने बाएं हाथ से बाएं आदमी की छाती पर मुक्का मारा, दाएं हाथ से दाएं आदमी की कलाई पकड़ी और उसे जोर से मरोड़ दिया। चीखें एक के बाद एक आती रहीं। दोनों आदमी पीछे की ओर उड़े, दीवार से जोर से टकराए और बेहोश हो गए। शोर बहुत ज्यादा था और जल्द ही ब्लैक मार्केट के अंदर के लोगों को अलर्ट कर दिया। स्टील के पाइप और माचिटे लिए दर्जनों गुंडे फैक्ट्री से बाहर निकल आए और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उनके चेहरों पर शातिर मुस्कान थी। वे मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड ताजे मांस को देखता है। हे किड, तुम्हारी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? लीडिंग गंजे आदमी ने जमीन पर थूक दिया। अपने स्टील पाइप को बहुत तेजी से और ताकत से घुमाया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी कलाइयों को थोड़ा फ्लेक्स किया। अगले ही पल मैं एक ब्लैक लाइटनिंग की तरह सीधे भीड़ में घुस गया। स्टील के पाइप चारों दिशाओं से मेरी तरफ आ रहे थे, अपने साथ तेज हवा के झोंके ला रहे थे। मैंने एक हाथ से सामने से आते स्टील पाइप को पकड़ा और अचानक ताकत लगाई। स्टील पाइप तुरंत मुड़ गया और विकृत हो गया। मैंने मुड़े हुए पाइप को लापरवाही से फेंका और वह सीधे गुंडे के घुटने पर लगा। चीखें एक के बाद एक आईं, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने बस उनके जोड़ों को तोड़ दिया ताकि वे लड़ने की एबिलिटी खो दें। पूरी लड़ाई में मैं पूरी तरह से अजेय रहा। 10 मिनट से भी कम समय में दर्जनों गुंडे जमीन पर गिरकर लगातार कराह रहे थे। मैं गंजे आदमी के पास गया, नीचे झुका और उसकी गर्दन पकड़कर उसका पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठा दिया। मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। मेरी आवाज बर्फीली ठंडी थी। गंजा आदमी डर से कांप रहा था, बार बार सिर हिला रहा था। ब्लैक मार्केट का बॉस फैक्ट्री के सबसे गहरे हिस्से के ऑफिस में अपनी बाहों में एक महिला को लिए शराब पी रहा था। जब उसने मुझे गंजे आदमी को ले जाते हुए देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने टेबल के नीचे बंदूक के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। गंजे आदमी को सीधे उसकी तरफ फेंक दिया और वह बॉस से जा टकराया। पिस्तौल जमीन पर गिर गई, जिससे एक करारी खड़खड़ाहट की आवाज आई। मैं धीरे धीरे ऑफिस डेस्क की तरफ बढ़ा। ब्लैक मार्केट बॉस के बाल पकड़े और उसका चेहरा डेस्क पर जोर से दबा दिया। ये कफलिंग किसका है? कफलिंग उसकी आंखों के सामने रखा। मेरी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। यह झाओ टियानहाओ है। शहर का सबसे अमीर आदमी है, झाओ टियानहाओ। ब्लैक मार्केट बॉस रोती हुई आवाज में बोला, मैं बस उसके लिए काम करता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने चुपचाप झाओ टियानहाओ नाम को चबाया। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। रात स्याही की तरह काली थी। शहर के सबसे लग्जरी होटल की टॉप फ्लोर पर एक ग्रैंड चैरिटी गाला आयोजित किया जा रहा था। पुरुष और महिलाएं सभी महंगे फॉर्मल ड्रेस और सूट पहने हुए थे। अपने चेहरों पर नकली मुस्कान लिए तनांस तथा कथित चैरिटी के कामों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह वास्तव में अमीर और ताकतवर लोगों के लिए सिर्फ एक सोशल गेम है। झाओ टियानहाओ बैंक्वेट हॉल के ठीक बीच में एक टेलर मेड इटालियन सूट में खड़ा है। उसके बाल पूरी तरह से संवरे हुए हैं। वह वाइन का ग्लास थामे हुए है। अपने आसपास के राजनेताओं के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहा है। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी और दयालु मुस्कान है। वह बिल्कुल एक सफल एंटरप्रेन्योर जैसा दिख रहा है। कोई नहीं जानता कि इस कथित तौर पर परोपकारी सबसे अमीर आदमी के टेबल के नीचे कितने गंदे सौदे छिपे हैं। मैं ब्लैक मार्केट से लिए गए सूट को पहनकर बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर खड़ा हूँ। इसकी कटिंग परफेक्ट है। ये मेरे शरीर पर बिल्कुल फिट बैठता है। बिना ध्यान खींचे बैंक्वेट हॉल में घुसने और झाओ टियानहाओ के करीब जाने के लिए मुझे इस अवसर के लिए सही वाइब की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपनी चेतना को बदलता हूँ। एलिगेंट जेंटलमैन पर्सनैलिटी को अपने शरीर पर हावी होने देता हूँ। मेरी पीठ तुरंत सीधी हो जाती है। मेरे कदम शांत और बिना हड़बड़ाहट के हो जाते हैं। मेरी आंखें कोमल हैं। मेरे मुंह के कोने पर एक परफेक्ट सॉफ्ट मुस्कान आ जाती है। मेरा हर कदम एक नोबल एलिगेंट ऑनरा समेटे हुए है, जो आसपास के माहौल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। मेरे इस अनजान चेहरे पर किसी को शक नहीं होता। मैं भीड़ के बीच से धीरे धीरे चलता हूँ। मेरे लेदर के जूते बिना कोई आवाज किए चिकने मार्बल के फर्श पर कदम रखते हैं। हर किसी का ध्यान पूरी तरह से झाओ टियानहाओ पर केंद्रित है। किसी का ध्यान मुझ पर, इस अनइनवाइटेड गेस्ट पर नहीं जाता।
मैं बैंक्वेट हॉल के स्टेज पर जाता हूँ, माइक्रोफोन उठाता हूँ और अपना गला साफ करता हूँ। पहले से शोर शराबे से भरा बैंक्वेट हॉल तुरंत शांत हो जाता है। सभी की आंखें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। झाओ टियानहाओ भी बात करना बंद कर देता है, भौहें सिकोड़ता है और अपनी आंखों में भ्रम के संकेत के साथ मेरी ओर देखता है। मैं माइक्रोफोन में एक कोमल मुस्कान देता हूँ, फिर हाथ बढ़ाकर अपने कंधे से ब्लैक बैकपैक उतारता हूँ। खड़खड़ाहट। बैकपैक से एक सिर लुढ़ककर बाहर आता है और सफेद मेजपोश से ढकी डाइनिंग टेबल पर जा गिरता है। ये ब्लैक मार्केट के बॉस का सिर है। पूरी जगह सन्न रह जाती है, सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक पूरे बैंक्वेट हॉल में चीखें गूंज उठती हैं। औरतें बुरी तरह डर जाती हैं और घबराकर इधर उधर भागने लगती हैं। मर्दों के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं और वे डरकर पीछे हटने लगते हैं। वो खूबसूरत और शांत बैंक्वेट पल भर में नरक में बदल जाता है। झाओ तियानहाओ का चेहरा गुस्से से नीला पड़ जाता है और वह पीछे हटते हुए चिल्लाता है, बॉडीगार्ड्स, कहाँ हैं सब बॉडीगार्ड्स? तभी साये से निकलकर 1 दर्जन से ज्यादा ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स सामने आते हैं, जिनके हाथों में चमचमाती पिस्तौलें हैं। सारी बंदूकों का निशाना सीधे मेरी तरफ है। इसे पकड़ो, मार डालो इसे। झाओ तियानहाओ पागलों की तरह दहाड़ता है। बॉडीगार्ड्स बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा देते हैं। ठां 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 गोलियां मेरी तरफ बढ़ती हैं, जिनमें सिर्फ मौत का इरादा है। मेरे होठों की मुस्कान गायब नहीं होती। मुझे पता है कि इन घनी गोलियों से बचकर झाओ तियानहाओ के पास तेजी से पहुंचना है। मुझे अपनी एक्सट्रीम स्पीड पर भरोसा करना होगा, इसलिए मैं तुरंत अपना कॉन्शियसनेस बदलता हूँ और अपनी स्पीडस्टर पर्सनैलिटी को जगाता हूँ। मेरा शरीर पल भर में एक धुंधला साया बन जाता है। स्पीडस्टर पर्सनैलिटी एक्टिवेट हो जाती है। इस पल समय जैसे धीमा हो जाता है। गोलियों का रास्ता मेरी आंखों के सामने बिल्कुल साफ दिखने लगता है। मैं करवट लेता हूँ, नीचे झुकता हूँ और अपना पैर उठाता हूँ। मेरे मूवमेंट्स इतने स्मूथ हैं कि हर एक चाल गोलियों को पूरी तरह चकमा दे देती है। गोलियां मेरे कपड़ों के कोनों को छूती हुई पीछे की दीवार से टकराती हैं और वहां गहरे गड्ढे बना देती हैं। सबकी हैरान आंखों के सामने मैं एक भूत की तरह गोलियों की उस घनी बारिश के बीच से निकलता हूँ और पलक झपकते ही झाओ तियानहाओ के ठीक सामने आ जाता हूँ। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता हूँ। उसका पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठा देता हूँ। झाओ तियानहाओ का चेहरा लाल हो जाता है। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा है। उसके पैर हवा में बेबस होकर छटपटा रहे हैं। उसकी आंखों में खौफ है। वह मुझे ऐसे देख रहा है जैसे नरक का कोई शैतान देख रहा हो। कहाँ है मेरी बेटी? मैं उसके कान के पास झुकता हूँ। मेरी आवाज सर्दियों की बर्फीली हवा जैसी ठंडी है। मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रहे हो। झाओ तियानहाओ बड़ी मुश्किल से बोलता है और उसकी आंखें इधर उधर डोलती हैं। मैं अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत करता हूँ। हड्डियों के पिसने की आवाज साफ सुनाई देती है। इस तेज दर्द से झाओ तियानहाओ का चेहरा बिगड़ जाता है और वह अपना नाटक और नहीं खींच पाता। वह रोते हुए रहम की भीख मांगने लगता है। वो हाई सीज लैब में है। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता हूँ। ऊपर के लोगों ने मुझसे यह करवाया, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाई सीज लैब। मेरी आंखों में मौत की एक चमक कौंध जाती है। मेरी उंगलियां उसकी गर्दन तोड़ने के लिए तैयार होती हैं। ठीक इसी वक्त मेरे दिमाग के अंदर एक बहुत तेज दर्द धमाके की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों स्टील की सुइयां एक साथ मेरी नसों में चुभ रही हो। इस दर्द से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। मैं उसे छोड़ देता हूँ। झाओ तियानहाओ जोर से जमीन पर गिरता है और बुरी तरह खांसने लगता है। बैंक्वेट हॉल में पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। बॉडीगार्ड्स की बंदूकें तनी हुई हैं, लेकिन वे एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते। मैं अपना सिर पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। मेरी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा है। एक ठंडी और डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, इसे मत मारो, यह मेरा है। मैं झटके से अपना सिर उठाता हूँ और बैंक्वेट हॉल की दीवार पर लगे बड़े से आईने की तरफ देखता हूँ। आईने में मेरा रिफ्लेक्शन बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन ठीक मेरे पीछे एक धुंधला काला साया खड़ा है। उस साये का कद काठी बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन उससे एकदम घुटने वाला प्रेशर महसूस हो रहा है। वह साया मेरे साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक में अपना हाथ उठाता है और उसके होठों पर एक ठंडी खून की प्यासी मुस्कान आ जाती है। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर की असली बुराई हूँ और तुम्हारी 50वीं पर्सनैलिटी भी। तुम कोई वहम नहीं देख रहे हो। मेरे शरीर की हर एक मांसपेशी तन जाती है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का सालों का दर्द इस वक्त अपने पीक पर पहुंच जाता है। इस दूसरे रूप का प्रेशर मेरी पुरानी किसी भी पर्सनैलिटी स्विच से कहीं ज्यादा है। मेटल के रगड़ने जैसी एक तीखी आवाज मेरे कानों के पर्दों को चीरती है। मुझे तुरंत उस पागल खाने की कटी फटी यादें आने लगती हैं। देर रात ऑपरेटिंग टेबल की वो बर्फीली ठंड, मेरे सिर के पिछले हिस्से का वो तेज दर्द और कांच के प्यूरिफिकेशन कंटेनर्स के चारों तरफ फुसफुसाहटें। जिन यादों को मैंने कभी पागलपन के टुकड़े समझकर छोड़ दिया था, वे अब बेरहमी से जुड़कर सच के रूप में सामने आ रही थी। उस पागल खाने के एक्सपेरिमेंट्स के पीछे तुम लोग ही थे। मेरी आवाज कांप रही थी। गुस्से ने मेरे सारे डर को खत्म कर दिया था। वह काला साया कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ता है और उसकी उंगलियां रेड बटन को छूती हैं। उसकी नजरों में सिर्फ नफरत है।
सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने तुम्हारी बेटी को क्यों किडनैप किया? उसने होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चालू करने के लिए अपना हाथ हिलाया। स्क्रीन पर एक हाई प्रिसिजन कल्टीवेशन पोड के अंदर मेरी बेटी हल्के हरे लिक्विड में लिपटी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। प्रोजेक्शन तुरंत एक पेचीदा जीन मैप पर बदल जाता है। मेरी बेटी की जीन चेन के ठीक बगल में शैडो एक्टिवेटर का लेबल लगा हुआ था। वह काला साया मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा शरीर गॉड क्रिएशन प्रोजेक्ट के लिए एक परफेक्ट वेसल है। तुम्हारी 49 पर्सनालिटीज अनस्टेबल एनर्जी सोर्स हैं। मैं वो कोर हूं जिसे जानबूझकर उनसे अलग किया गया था। मुझे अपने फाइनल फॉर्म में पहुंचने के लिए मैचिंग डीएनए वाले बोन मैरो की जरूरत है, जो एक चाबी की तरह काम करेगा। तुम्हारी बेटी का बोन मैरो ही इकलौता मैचिंग सैंपल है। तुम कमीने। गुस्सा मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। मेरी कॉम्बैट पर्सनैलिटी तुरंत जाग जाती है। मैं उस काले साए पर एक घूंसा चलाता हूँ और मेरी मुट्ठी के चारों तरफ हवा गूंज उठती है। वह आसानी से एक तरफ हटकर बच जाता है और लापरवाही से एक हथेली मेरी छाती पर मारता है। एक बहुत बड़ी डार्क इंक जैसी पावर मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को चीर देती है। मैं कटी हुई पतंग की तरह पीछे उड़ता हूँ और दीवार से जोर से टकराता हूँ, जिससे दीवार टूट जाती है। मैं खून की उल्टी करता हूँ। मेरे शरीर की हर एक हड्डी में दर्द होने लगता है और वह सुन्न पड़ जाती है। हमारी ताकत के बीच का फासला एक ऐसे गहरे गड्ढे जैसा था जिसे पार नहीं किया जा सका। मेरे लिए उससे लड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। ठीक तभी लैब का तेज अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। रेड वार्निंग लाइट्स पागलों की तरह चमकती है। वह पूरा स्पेस बुरी तरह हिलने लगता है। उस काले साए के पीछे से झाओ तियानहाओ, जिसने किडनैपिंग का प्लान बनाया था, बाहर आता है। उसके हाथ में एक रिमोट है और वह लिन फेंग की तरफ देखकर गंदी मुस्कान हंसता है। लॉर्ड नंबर 50 को जगाने में हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये मैनोर बारूद से भरा हुआ है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस चालू हो चुका है। तुम सब लॉर्ड के साथ यहीं दफन हो जाओगे। जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी दहाड़ सुनाई देती है। जमीन फटने लगती है और पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। मेरी आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं। मैं प्रोजेक्शन में हिलते हुए कल्टीवेशन पोड को लगातार देखता हूँ। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। नहीं, मैं चिल्लाता हूँ और प्रोजेक्शन की तरफ रेंगता हूँ, लेकिन टूटकर गिरते मलबे के नीचे फंस जाता हूँ। टूटे हुए पत्थर मेरी पीठ पर गिरते हैं। उस गंभीर दर्द से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जैसे ही मेरा कॉन्शियसनेस खत्म होने लगता है, मेरी बेटी की चीख उस शोर को चीरती हुई मेरे कानों तक साफ पहुंचती है। वह चीख बिजली के कड़कने की तरह लगती है। दर्द, गुस्सा और लाचारी एक बांट की तरह मिलकर मेरे मेंटल बैरियर्स से टकराते हैं। मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद सभी 49 पर्सनैलिटीज एक साथ जाग जाती हैं। वे अतीत में अलग अलग लड़ती थीं, लेकिन अब वे एक बेमिसाल समझौते पर पहुंचती हैं और अपनी सारी ताकत मेरे लिए एक कर देती हैं। 49 आवाजें एक साथ दहाड़ती हैं। मेरी आंखें पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती हैं। काली नसें मेरी आंखों के कोनों से गालों तक फैल जाती हैं। मेरी हड्डियां जोर से चटकती हैं। मेरी मांसपेशियां तेजी से फूलने लगती हैं। एक खतरनाक और हिंसक एनर्जी मेरे शरीर के चारों तरफ घूमने लगती है। मलबा लगातार गिरता रहता है और बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं। मैं हवा में ऊपर उठने लगता हूँ। डार्क एनर्जी एक बहुत बड़ा बवंडर बना देती है, जो आसपास के सारे टूटे पत्थरों को अपने अंदर खींच लेता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी मेरा रूप इंसानी रहता है, लेकिन उससे गैर इंसानी और खौफनाक एहसास होता है। बूम! धमाके का शॉक वेव जमीन को चीर कर बाहर आता है। वह मैनोर आग के समंदर और मलबे में बदल जाता है। तबाही के बीच मलबे के सेंटर से एक ब्लैक लाइट ऊपर आसमान की तरफ उठती है। उस एनर्जी शॉक वेव से सारे बड़े पत्थर दूर जाकर गिरते हैं। वह मलबा बाहर की तरफ ब्लास्ट होता है और टूटे हुए पत्थर हर तरफ उड़ते हैं। मैं धुएं और धूल के बीच से बाहर निकलता हूँ। मेरा शरीर पहले से कई गुना भारी और चौड़ा हो चुका है। काली नसें मेरे पूरे शरीर को ढक चुकी हैं। मेरी आंखें बिल्कुल काली हैं, जिनमें कोई पुतली नहीं दिखती। एक डार्क एविल ओनरा मेरे चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा हर एक कदम जमीन पर बारीक दरारें छोड़ जाता है। इस वक्त मैं अपना होश पूरी तरह खो चुका हूँ। 49 पर्सनैलिटीज के इस जबरदस्ती जुड़ाव से ऐसी पावर मिली है जो दुनिया खत्म कर सकती है, लेकिन इसने मेरे मेंटल डिफेंस को भी तोड़ दिया है। मैं एक बेकाबू जानवर की तरह दहाड़ता हूँ और बचे हुए गार्ड्स पर झपटा मारता हूँ। वे वेल ट्रेन्ड बॉडी गार्ड्स मेरे सामने टिकने के लायक ही नहीं हैं। जहां से भी वह एविल ओनरा गुजरता है, वहां हड्डियों के टूटने और चीखों की आवाजें आने लगती हैं। गनफायर मेरी तरफ होता है और तलवारों के वार मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वे सब उस एविल ओनरा से टकराकर टूट जाते हैं। इस खतरनाक मारकाट के बीच मेरी बेटी के रोने की हल्की लेकिन साफ आवाज उस एनर्जी फील्ड को चीर कर मेरे कानों तक पहुंचती है। वह डरा हुआ रोना किसी खूबसूरत संगीत की तरह लगता है और मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर की आखिरी समझ को जगा देता है। मेरी काली आंखों में एक कशमकश दिखती है। मैं अचानक रुक जाता हूँ। मैं अपनी हथेली पर लगे खून को देखता हूँ। मेरी छाती में एक गहरा दर्द उठता है। मेरी बेटी, वह धुंधला सा ख्याल अंधेरे में एक रोशनी की किरण जैसा है। मैं झटके से अपना सिर समुद्र की तरफ घुमाता हूँ, जहाँ से रोने की आवाज आ रही है।
मैं उस मैनोर के हेलीपैड की तरफ एक तीर की तरह दौड़ता हूँ। वहां खड़ा एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ने और भागने के लिए स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ कुछ ही कदमों में वहां पहुंचकर मैं एक हाथ से लैंडिंग गियर को पकड़ता हूँ, पायलट को बाहर खींचता हूँ और उसे जमीन पर फेंक देता हूँ। मैं कॉकपिट के अंदर भी नहीं जाता। मैं एक हाथ से केबिन के बाहर लटक जाता हूँ और अपना दूसरा हाथ इंजन पर मारता हूँ। डार्क एनर्जी उसके अंदर भर जाती है। वह हेलीकॉप्टर अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ता है और सीधे आसमान की तरफ उड़ जाता है, जिसका रुख सीधे समुद्र की तरफ है। हेलीकॉप्टर बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ता है। बादल तेजी से पीछे छूटते जाते हैं। मैं केबिन के बाहर लटका हुआ हूँ और वह एविल ओनरा हवा में जोर जोर से लहरा रहा है।